सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 के अंतर्गत जो पॉलिटिकल साइंस विषय है जिसका कोड 317 है, ठीक है। तो इस विषय के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपके विगत प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, पिछले साल के बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। तो वो सारे ही क्वेश्चनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो अगर आप इन क्वेश्चन की तैयारी एग्जाम समय में करके जाते हो तो ये 100% गारंटी है कि आप जो है बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करोगे। होता क्या है कि क्वेश्चन सिर्फ घुमा के पूछा जाता है लेकिन आंसर वही होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। तो एक सीरीज चला रखी है, 4 5 6 7 जो भी वीडियो आते हैं कम से कम 100 150 क्वेश्चन आपके जो है हम एग्जाम तक तैयारी इस विषय की करवा देंगे। और इनको आप पढ़ के जाते हो तो ये है कि आपकी अच्छे से सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। तो दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थियों का सिलेबस सेम है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो उत्तर है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की भूमिका, सरकार की कार्यप्रणाली तथा राज्य व सरकार के साथ जनता के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो भी राजनीतिक विज्ञान विषय पढ़ता है तो राजनीतिक विज्ञान में राज्य की क्या भूमिका, यानी जनता के प्रति राज्य क्या कार्य करता है, सरकार की काम प्रणाली क्या होती है, यानी कार्य प्रणाली क्या होती है, किस तरह से सरकार कार्य करता है, उसमें राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा है, ठीक है, ये किस तरह से अपने कार्य करते हैं, है ना। राज्य व सरकार के साथ जनता के साथ जो भी संबंध होते हैं उन सभी का अध्ययन इस राजनीति विज्ञान में किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 2 है राजनीति विज्ञान और राजनीति के बीच कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी राजनीति विज्ञान और राजनीति के बीच दो अंतर क्या है। तो उत्तर है राजनीति विज्ञान व्यापक शब्द है जबकि राजनीति का सत्य संकुचित है। शक्ति प्राप्त करने की तकनीक को राजनीति कहा जाता है और राजनीति विज्ञान में राज्य, संप्रभुता, शक्ति की अवधारणा, सरकार, अधिकार व कर्तव्य आदि सम्मिलित होते हैं। यानी शक्ति प्राप्त करना क्या होगा, राजनीतिक, यानी वो राजनीति में चला गया तो उसको एक तरह के पद मिल गए, एक तरह की शक्ति उसको मिल गई। तो ये तो सिर्फ राजनीतिक है, यानी राजनीति है जो कि एक संकुचित शब्द है, संकुचित एक छोटी अवधारणा है। जबकि राजनीति विज्ञान में राज्य है, संप्रभुता है, शक्ति की अवधारणा है, सरकार, अधिकार, कर्तव्य आदि सभी सम्मिलित इसमें किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है अवसर की समानता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है अवसर की समानता से तात्पर्य कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक पदों या कार्यालयों में बिना किसी भेदभाव के समान प्रवेश प्राप्त होता है। यानी कि अवसर की समानता का मतलब ये जो भी हमारे सार्वजनिक पद होते हैं, यानी जो भी हमारे नौकरी के पद होते हैं ना, सरकार के अंदर नौकरी निकले, कहीं पर भी जो पद निकलते हैं कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वैकेंसियाँ निकलती हैं, उनमें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान प्रवेश दिया जाता है। अगर उनमें योग्यता है, आप कंपटीशन में बैठिए, आपको समान योग्यता, वहाँ पर योग्यता के अनुसार उनको प्रवेश दिया जाता है। तो सभी को कोई भेदभाव जो है नहीं किया जाता। तो ये भारत के संविधान में ये है कि अवसर की सभी को समानता दी जाए, जो भी अवसर मौका आता है सभी को समान अवसर उसका दिया जाए। अगर सामने वाले व्यक्ति में योग्यता है तो वो उस पद को प्राप्त करेगा। उसके तहत उसमें कोई भेदभाव, जातिगत भेदभाव, धर्मगत भेदभाव उनमें नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है राजनीति विज्ञान का अर्थ बताइए। तो उत्तर है राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की स्थापना तथा सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यानी कि समाज जो है समाज के विज्ञान की एक भाग है जो राज्य की स्थापना किस तरह से हुई, सरकार के विभिन्न सिद्धांत किस तरह से है, उनका अध्ययन करता है। गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एक एवं अंत राज्य के साथ होता है। यानी राजनीति विज्ञान का प्रारंभ किसके साथ होगा, राज्य के साथ होगा। राज्य होगा तो उससे संबंधित वहाँ सरकार बनेगी, जनता के साथ कार्य किया जाएगा और उसका अंत भी राज्य के साथ होगा। अगर राज्य ही नहीं है तो वह सरकार भी वहाँ की खत्म हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 है आपके मतानुसार स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कोई दो उपाय बताइए। तो उत्तर है शक्ति का विकेंद्रीकरण करके स्वतंत्रता की सुरक्षा की जा सकती है। सामाजिक न्याय व आर्थिक समानता से स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन क्वेश्चन को अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मिनिमम चार्ज देकर आप इसकी PDF भी आप खरीद सकते हो। तो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने इसमें दे रखे हैं। यानी कि आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टरों का निचोड़ जो है क्वेश्चन आंसर को निकाला गया है यहाँ पर। NIS के अंतर्गत कुछ MCQ ज़्यादा पूछे जाते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आएंगे कहाँ से, इन क्वेश्चन के अंतर्गत से आएंगे। तो आप मिलान वाले क्वेश्चन हैं वो भी उसके जब आप छोटे क्वेश्चन की तैयारी करते हो, लघुतात्मक क्वेश्चन की तैयारी करते हो या फिर जो दीर्घात्मक क्वेश्चन की तैयारी करते हो तो उसके अंतर्गत ही आपके वो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है स्वतंत्रता शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम क्या है। उत्तर है
स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबस से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात स्वतंत्रता वह अवसर है जिसके बिना व्यक्तित्व का विकास असंभव है। यानी कि अगर आप यहाँ पर पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ये लैटिन शब्द से हुई है जिसका शब्द है लिबस। ठीक है, तो यहाँ से आप MCQ भी बन सकता है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो ये भी MCQ के अंतर्गत आ सकता है, मिलान वाले शब्दों में आ सकता है। इसके बिना व्यक्तित्व का विकास असंभव है। अगर आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो आपका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, स्वतंत्रता को किन्हीं 2 सुरक्षा उपायों को चिन्हित कीजिए। तो उत्तर है, स्वतंत्रता के सुरक्षा उपाय निम्न प्रकार हैं। पहला है शक्ति का विकेंद्रीकरण। स्वतंत्रता की सुरक्षा का उपाय है, यानी जो भी शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण हो, सबके लिए समान शक्ति हो। ठीक है, तो उससे स्वतंत्रता का ये एक स्वतंत्रता की सुरक्षा का उपाय है। निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है। निष्पक्ष न्यायपालिका, जो न्यायपालिका होती है जहाँ से जज वगैरह होते हैं, न्याय वगैरह किए जाते हैं, हमारे न्यायालय होते हैं। ठीक है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, जो भी छोटे से तबके से लेकर बड़े हाई कोर्ट तक का जो मसला होता है, उसमें जो न्याय है वो निष्पक्ष रूप से किया जाता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं किया जाता। तो हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता की सुरक्षा वो करती है। प्रश्न संख्या 8 है, न्याय शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि न्याय हम किसे कहते हैं। उत्तर है, न्याय शब्द लैटिन भाषा के जस से बना हुआ है, यानी इससे उत्पन्न हुआ है, लैटिन जिसे हम जस्टिस कहते हैं। ठीक है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है जस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बंधन। अतः न्याय शब्द का अर्थ है जोड़ना। न्याय स्वतंत्रता व समानता जैसे मूल्यों को जोड़ता है। ई बार्कर ने न्याय को राजनीतिक मूल्यों का सामंजस्य तथा संश्लेषण कहा है। प्रश्न संख्या 9 है, व्यवहारवादी राजनीति के सकारात्मक पक्षों के किन्हीं 2 उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, अस्पष्ट निवारण, भूमि सुधार। तो देखिए, तो व्यवहारवादी राजनीति के जो सकारात्मक पक्ष है, कोई 2 पक्ष आपको बताने हैं, तो वो है अस्पष्टता निवारण और भूमि सुधार। अगला है प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीयता के कोई 2 घटक बताइए। तो राष्ट्रीयता के 2 घटक है। उत्तर है, राष्ट्रीयता के निम्न घटक है। पहला है समान भौगोलिक क्षेत्र और समान भाषा। तो यही राष्ट्रीयता का एक जो है 2 घटक है, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीयता है, यानी समान भाषा वहाँ बोली जाती है, समान जो है भौगोलिक क्षेत्र होता है। प्रश्न संख्या 11 है, राज्य के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो राज्य के 4 प्रमुख तत्व निम्न हैं। पहला है जनसंख्या। देखो, राज्य तभी कहलाता है जब वहाँ क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, तभी वो क्षेत्र राज्य कहलाएगा। इसके अलावा है प्रभुसत्ता, यानी किसी न किसी सरकार की प्रभुसत्ता वहाँ पर हो। ठीक है, तो ही वो क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, प्रभुसत्ता का अर्थ राज्य के एक तत्व के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, प्रभुसत्ता वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य उसके अंदर रहने वाले लोगों में राजनीतिक आज्ञा पालन करने की अपेक्षा करता है। प्रभुसत्ता एक तरह से हम नियम बता सकते हैं, जैसे हमारे घर में कोई नियम होता है, ठीक है, उस नियम के अकॉर्डिंग हमारा घर पूरा चलता है। तो इसी प्रकार प्रभुसत्ता एक राज्य के अंतर्गत होता है, वो शक्ति होती है जिसके द्वारा उसके अंदर रहने वाले जो भी लोग होते हैं, उनको उस समय की राजनीतिक का आज्ञा का पालन करने की अपेक्षा करता है। अर्थात राज्य के को आंतरिक रूप से सर्वशक्तिमान तथा बाह्य नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। राज्य के आंतरिक रूप से सर्वशक्तिमान होता है और बाहर के जो देशों का लोगों का नियंत्रण है उससे वो मुक्त होता है। ठीक है, तो वो हो गया संप्रभुता। यानी कि भारत के अंदर हम देखें तो भारत की अपनी खुद की राजनीतिक शक्ति है। ठीक है, उस पर बाहरी दबाव नहीं है, वो खुद के डिसीजन ले सकता है, अपने जनता की भलाई के लिए खुद डिसीजन ले सकता है। प्रश्न संख्या 13 है, सरकार के बिना राज्य का अस्तित्व कैसे संभव नहीं है। भाई सरकार ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व कैसे होगा, कैसे कौन निर्णय लेगा, वहाँ की सरकार कौन चलाएगा, जनता के लिए भलाई का काम कौन करेगा, जनता की उन्नति कैसे करेगा। तो एक तरह से सरकार होना तो जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के अंतर्गत भी ये बताया गया है कि शुरुआत में जब लोगों का जीवन शुरू हुआ तो वो छोटे छोटे समूह में रहने लगे, तो उनका भी एक कबीला होता था, वहाँ पर भी एक सरदार होता था। ठीक है, जो एक नियम को चलाने वाला होता था। अगर हम अपने छोटे से परिवार की बात करें तो वहाँ पर भी हमारा एक कोई ना कोई घर में लीडर होता है जो हमारे पूरे घर की स्थिति को संभालता है, हमारे गृहस्थी को चलाता है, तो वो हमारे एक तरह से सरकार ही हो गया। ठीक है, तो देखो, सरकार द्वारा सामान्य नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इन्हीं नीतियों एवं सामान्य सत्ता के आधार पर शासन का सुचारू संचालन किया जाता है। सरकार क्या करती है, कुछ नीतियां बनाती है, कुछ नियम बनाती है और उसका निर्धारण करती है और वो जनता पर लागू करती है। इन नीतियों एवं सामान्य सत्ता के आधार पर ही शासन को अच्छी तरीके से संचालित किया जाता है। अतः किसी भी राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति सरकार की सहायता से ही हो सकती है। अतः सरकार के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है।
ठीक है। बिना सरकार के राज्य अस्तित्व में नहीं है। एक तरह से हम कहते हैं बिना जड़ के पेड़ नहीं हो सकता, तो इसी प्रकार के बिना सरकार के राजनीतिक जो है बिना राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता, क्योंकि राज्य के हमने अंग देखे कि प्रभुसत्ता होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए, वहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, वहाँ की सरकार होनी चाहिए, तभी जाके वो राज्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 14 है, राज्य जैसे नियत विचारात शब्द को स्पष्ट कीजिए। तो अब राज्य क्या है, इस शब्द को हमें स्पष्ट करना है। उत्तर है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य है। राज्य शब्द का प्रयोग राज्य प्रबंधन तथा राजकीय सहायता आदि के रूप में किया जाता है। बलनशली के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। तो इस तरह से हम राज्य का परिभाषा दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता के बीच दो भिन्नताएं उल्लेखित कीजिए कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच जो है दो भिन्नताएं क्या है। तो उत्तर है, राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक पद है, जबकि राष्ट्र एक राजनीतिक पद है। राष्ट्रीयता एक मनोवैज्ञानिक भाव है, यह एकता का भाव है, जबकि राष्ट्र लोगों का संगठित व व्यवस्थित समूह है, क्योंकि राष्ट्रीयता तो हमारे मन में पैदा होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है, राज्य को परिभाषित कीजिए तथा राज्य के तत्व की व्याख्या कीजिए। तो राज्य के तत्व निम्न प्रकार है। उत्तर है, जनसंख्या। तो राज्य के पहले तत्व कौन सा है, जनसंख्या होनी चाहिए। तो हमने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में देखा था कि राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। तो छोटा क्वेश्चन अगर 2 नंबर 1 नंबर का पूछा जाता है तो वहाँ पर आप पॉइंट लिखोगे। अगर वो प्रश्न जो आपके दीर्घ प्रश्न होते हैं, बड़े प्रश्न होते हैं, तो फिर आपको थोड़ा बड़ा जो है उसका आंसर लिखना होता है। तो राज्य को परिभाषित कीजिए तथा राज्य के तत्व की व्याख्या कीजिए। देखो 2 तरीके से पूछा है, राज्य को परिभाषित करना और तत्व की व्याख्या करनी है। तो राज्य के बारे में पढ़ा था। तो राज्य के निम्न तत्व है। ठीक है, परिभाषा हमने पढ़ ली है पहले। तो जनसंख्या पहले क्या है, जनसंख्या राज्य एक मानव संस्थान है, लोग ही राज्य निर्माण करते हैं, अतः जनसंख्या सही अनुपात में इस योग्य होनी चाहिए जो राज्य को चला सके। अगला होता है भूभाग। किसी भी भूभाग के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। भूभाग भी निश्चित होना आवश्यक है जिसका राज्य को अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। अगला है सरकार। सरकार वह संस्था है जो नियमों एवं कानूनों का पालन करती है। चौथा है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य उसके अंदर रहने वाले लोगों से राजनीतिक आज्ञा पालन करने की अपेक्षा करता है। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन के आंसर होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, राष्ट्रीयता के किन्हीं 4 तत्वों को स्पष्ट कीजिए अथवा उन घटकों के नाम लिखिए जो राष्ट्रीयता के निर्माण में सहायक होते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के आया हुआ है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं ना, किसी भी रूप में आए हुए, उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर है, राष्ट्रीयता का विकास निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक घटना है, साथ ही राष्ट्र की एकता के प्रति जागरूकता चेतना ही राष्ट्रीयता है। गार्नर के शब्दों में राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक रूप से संभागी समूह है जो कि इसकी एकता के बारे में भी सतर्क है। राष्ट्रीयता के घटक। राष्ट्रीयता के निम्न घटक है, समान भौगोलिक क्षेत्र। एक समान भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है क्योंकि समान भौगोलिक क्षेत्र के लोगों में एक समान सांस्कृतिक गुण परिलक्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, अगला इसका पॉइंट है समान भाषा। तो समान भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। भाई हम जिस भौगोलिक क्षेत्र, मान लो हम है भारतीय है, ठीक है, तो आप भारत से बाहर कहीं जाओगे तो क्या खिलाओगे, भारतीय खिलाओगे, क्योंकि भारत के किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति हो, किसी भी जिले में रहने वाला व्यक्ति हो, अगर वो इंडिया से बाहर निकलता है तो वो व्यक्ति ये नहीं कहलाएगा कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं बम्बई से हूँ, क्या कहलाएगा, मैं तो इंडिया से हूँ। तो एक क्या हो गया, तो ये समान भौगोलिक क्षेत्र में समान सांस्कृतिक गुणों को परिलक्षित करता है। ठीक है। अगला समान भाषा। समान भाषा का प्रयोग भी राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण तत्व है। समान भाषा का प्रयोग कर विचार व्यक्त करके राष्ट्रीयता की भावना को प्रगाढ़ किया जा सकता है। हमारे राजनीति के अंदर कुछ भाषाओं को एक मान्यता दी गई है कि भारत की ये भाषाएं मुख्य रूप से राजनीति में प्रयोग की जाएगी, है ना। और बाकी ये भाषा इनको, जैसे हिंदी भाषा क्षेत्र को हमारे बोलते हैं कि भारत एक हिंदी भाषा क्षेत्र है, ठीक है, बाकी अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग भाषाएं बोली जाती है। एक समान भाषा होनी चाहिए। समान धर्म। धर्म को राष्ट्रीयता का तत्व माना जाता है। समान धर्म के लोगों में भी राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीयता हेतु एक समान धर्म होना अनिवार्य नहीं है। देखो भारत में समान धर्म नहीं है, भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, है ना। लेकिन कहा जाता है कि जो है समान धर्म होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रीयता एक मन की भावना होती है। अगर अलग अलग धर्मों के लोग होते तो भी वहाँ पर राष्ट्रीयता होती है। समान राजनीतिक व्यवस्था। समान राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर है अर्थात एक राज्य में लोग कानून और नियमों का पालन करते हैं। देखो समान राजनीतिक व्यवस्था, एक राज्य के लोग, एक राष्ट्र के लोग, एक देश के लोग समान नियमों का और कानूनों का पालन करते हैं, जिसमें उसमें राष्ट्र के प्रति समर्पणवाद, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है।
प्रश्न संख्या 18 है, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच अंतर को उजागर कीजिए। तो उत्तर है, राष्ट्र लोगों का एक समूह है। यह वह समूह है जो विशेषतः भाषा, रीति रिवाजों और समान सभ्यता के कारण आपस में बंधे होते हैं, जबकि राष्ट्रीयता एक मनोवैज्ञानिक घटना है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच निम्न अंतर है। तो आपको यह अंतर पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। तो देखो, राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक भाव है जो कि लोगों में समान एकता की भावना उत्पन्न करता है, जबकि राष्ट्र लोगों को संगठित समूह है जो नियमों व कानूनों पर आधारित कार्य करता है। राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक पद है जबकि राष्ट्र एक राजनीतिक पद है। राज्य का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, जबकि राष्ट्र एक ही राष्ट्र कई राज्यों में पाई जाती है। तो एक राष्ट्रीयता कई राज्यों में भी पाई जाती है। राष्ट्रीयता राज्य के निर्माण का आधारभूत तत्व है, अतः राष्ट्र से पहले राष्ट्रीयता की उत्पत्ति हुई है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग एक ही क्षेत्र की जनसंख्या के लोगों जिनकी भाषा, रीति रिवाज समान होती है प्रयोग किया जाता है, जबकि राष्ट्रीयता एक भावनात्मक विचार है। प्रश्न संख्या 19 है, राज्य और समाज में कोई 5 अंतर लिखिए कि राज्य और समाज में क्या अंतर है। 5 अंतर बताना है। तो उत्तर है, राज्य और समाज के में निम्न अंतर है। पहला है, राज्य एक राजनीतिक संगठन है जबकि समाज एक सामाजिक संगठन है। समाज एक प्राकृतिक संस्था है जबकि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। राज्य एक साधन है तथा समाज उसका साध्य है। राज्य की अपनी प्रभुसत्ता होती है, समाज की प्रभुसत्ता आवश्यक नहीं है। राज्य का निश्चित भूभाग होता है, समाज का भी क्षेत्र होता है, लेकिन निश्चित व स्थायी होना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से हमारे इनमें अंतर है। अगला है, इसी का ही अंतर है कि राज्य के नियम लिखित है, निश्चित और स्पष्ट होते हैं, जबकि समाज के नियम अलिखित, अनिश्चित और स्पष्ट होते हैं। समाज एक कुछ लोगों के समूह बनके हमारा समाज बनता है, ठीक है, जबकि राज्य तो है हमारा जो पूरा राज्य, तो उसके तो नियम भी लिखे हुए होते हैं, निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं। राज्य के नियम बाध्यकारी होते हैं, उनके उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। राज्य में जो नियम बनाए हुए हैं वो बाध्यकारी, यानी आपको उनको मानना ही पड़ेगा। अगर उन नियमों का आप उल्लंघन करते हो तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है। जबकि समाज के नियम ऐच्छिक होते हैं, ये दंडनीय नहीं है। समाज देखो, अपना अपना समाज होता है, अपने अपने एक सोसाइटी होती है, उसके अंदर उनके नियम बने होते हैं। देखो, हम कहते हैं कि एक बंजारा समाज है, हम कहते हैं कि एक राजपूत समाज है, हम कहते हैं कि ब्राह्मण समाज है, उनके अलग अलग अपने नियम बने हुए हैं, है ना। उन नियमों को वो मानते हैं, वो उनके समाज की सुविधा के अनुसार उन्होंने बना रखा है, ठीक है। अब उन नियमों को सभी लोग माने ऐसा निश्चित नहीं, यानी वो उस धर्म के, उस जाति धर्म के लोग ने, कुछ समाज ने मिलकर, कुछ लोगों ने मिलकर नियम बनाए, वो उसी को मानते हैं, चलता है, लेकिन सबके लिए वो बाध्यकारी नहीं है। जबकि राज्य ने कोई नियम बना दिया, वो नियम सभी लोगों के लिए बाध्यकारी होते हैं, अगर उनको तोड़ा जाता है तो दंडनीय है। जबकि समाज में कुछ नियम बनाए वो ऐच्छिक है, ऐच्छिक यानी आपकी इच्छा है उसको माने या ना माने, ठीक है, और ये दंडनीय है। यानी जबकि समाज के नियम ऐच्छिक होते हैं, दंडनीय भी नहीं होते, सॉरी, ये दंडनीय नहीं होते हैं, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, दंडनीय नहीं होते हैं। समाज में कोई नियम नहीं बांधता है, भैया हम तो आपके नियम हमारे लिए लागू नहीं हो सकते, हम इससे जो है सहमत नहीं है, ठीक है, आप मत मानिए। जो लोग उस समाज में है, जो मानना चाहते हैं उसको मानिए। प्रश्न संख्या 20 है, राज्य और अन्य संघों के बीच किन्हीं 2 अंतरों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, राज्य का चरित्र राष्ट्रीय है जबकि अन्य संघ क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। राज्य की संप्रभुता शक्ति निहित होती है जबकि अन्य संघों में संप्रभुता निहित नहीं होती है। उन्हें राज्य के नियम अनुसार कार्य करना पड़ता है। राज्य के कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, जबकि अन्य संघों के लिए दंड की बाध्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का सदस्य नहीं हो सकता। देखो, आप खुद देखो ना, आप जिस राज्य में रहते हो, मान लो आप यूपी में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, तो आप उसी राज्य के सदस्य हो सकते हो ना। आपके आधार कार्ड, जो भी आईडी कार्ड है, उसमें की उसी राज्य के संबंध में बताया जाएगा कि आप उसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति हो। लेकिन आप एक समय में 2 राज्य के सदस्य नहीं हो सकते हैं, जबकि 1 से अधिक संगठनों का सदस्य हो सकते हैं, बल्कि संगठन में आप 1 से अधिक में जुड़ सकते हो। 5वां है, राज्य के कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड मिलता है जबकि अन्य संघों के कानून बाध्य नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। तो इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे, हम 20 प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। आने वाले वीडियो में अगले प्रश्न लेके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप छोटे छोटे वीडियो को देखते हो तो अच्छे से आपकी क्वेश्चन आंसर की तैयारी होती है। बार बार वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन को तैयार कीजिए। अगर आपको वीडियो देखने में दिक्कत है तो आप इसकी PDF भी मंगवा सकते हो, ठीक है। पूरे चैप्टर्स का निचोड़ यहाँ पर दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।